अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर आफियत से होंगे। आज बड़े अरसे बाद मेरा दिल किया कि दोबारा से मैं जो है वो यूट्यूब की वीडियोस का जो सिलसिला है उसको शुरू करूँ। तो मैंने कहा आज जो है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी ली जाती है। तो जितने भी चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर्स थे वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात की जाए, डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन से मुराद के जो आपने डेफिनेशन बताया इसको आपने एक्सप्लेन करना है 2 नंबर लेने के लिए, जो कि ज़रूरी है। याद रखिएगा एक बात बड़ी ज़रूरी है बायो के हवाले से। बायो के अंदर एग्जांपल्स लाइक केमिस्ट्री और फिज़िक्स बहुत कम है, तो आपको 2 नंबर लेने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी ही डेफिनेशन को। उसके बगैर आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे तो 2 नंबर नहीं हासिल करेंगे, 1 नंबर मिलेगा। आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे 3 4 5 लाइनों का, देन आपको 2 नंबर मिलेंगे। जब आपके एग्जामिनर को यकीन होगा कि इसको इसके आगे भी कुछ ना कुछ आता है, कि ये लकीर का फ़कीर नहीं बना, इसने कुछ ना कुछ इसके आगे पीछे भी याद किया। उसके बाद जो है वो डिफाइन लाइफ एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो अब लाइफ की डेफिनेशन तो आपकी बुक में डिफाइन कर देगी। आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, तो इससे मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स आपने जो है ना वो बतानी है। लाइफ से मुराद याद रखिएगा कि जिंदा जानदारों को ही ज़िंदगी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी है तो उनको लाइफ कहा जाता है, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इससे मुराद आगे जिंदा जानदारों की करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपकी बुक पर मौजूद हैं कि जानदार जो है वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, वो एनर्जी को हासिल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो है वो न्यूमरस कंट्रोल पाया जाता है केमिकल रिएक्शंस का। उसके अलावा जो है वो साइज़ में बढ़ते हैं। उसके अलावा जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो कंट्रोल यानी मेंटेन रखते हैं, लाइक होम्योस्टेसिस जिसको हम कहते हैं। अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और ये एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो आपको लिखनी पड़ेंगी उसके ना हेडिंग्स बना के। इसके बाद पीलियो बॉटनी और पीलियोजोलॉजी, ये बेसिकली 2 टाइप्स हैं पीलियोनोटोलॉजी की, जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब पूछेंगे कि सर आपने ये कहाँ से ये सवाल निकाला, तो बेटा ये नीचे अगर आप देखेंगे इस बुक के लास्ट पे, पहले सफ़े के लास्ट पे कुछ डेफिनेशंस को जिक्र किया गया, तो उसके अंदर इसका भी जिक्र था। तो मैंने सोचा इसमें भी जो है ना फ़र्क लिख दिया जाए। तो याद रखिएगा पीलियो का मतलब होता है फॉसल और बॉटनी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो पीलियो बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फॉसल्स और पीलियोनोटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल फॉसल्स। ठीक है। उसके बाद आगे डिफरेंशिएट की चौथे क्वेश्चन की बात की जाए, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो याद रखना छोटे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, मैक्रो बड़े को कहा जाता है। माइक्रो से मुराद आपके HO2 H2O पानी, CO2 गैस, ग्लूकोज वगैरह। मैक्रो से मुराद लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। उसके बाद जो है वो डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। तो मेजर आपके जो है वो बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं और माइनर कौन से होते हैं, ये भी आपकी बुक पर डिफाइन कर दिया गया है। वो वाले बायो एलिमेंट्स जो आपको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर है वो मेजर कहलाएंगे, जो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर है वो माइनर कहलाएंगे। उसके बाद अगला सवाल, डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो टी वो मिस हो गया मेरे से। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है ना, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है, सारे का सारा लिक्विड मटेरियल, वो सारे का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म से मुराद है कि तमाम लिविंग पार्ट ऑफ सेल, उसके अंदर जो है वो समझ लें आपकी सेल वॉल भी आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, उसके अंदर आपकी साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और न्यूक्लियस, यानी कि सारे का सारा मटेरियल जो भी सेल के अंदर पाया जाता है वो सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। मैं फिर क्लियर बता रहा हूँ, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस से बाहर है वो सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। और जो सारे का सारा लिविंग मटेरियल है सेल के अंदर इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अच्छा, डिफाइन बायो एलिमेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ मेजर एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो है आपकी बुक में बताई गई है कि वो एलिमेंट्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो सारे का सारा जो है वो उसकी जो बॉडी है उसको बनाने के लिए जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो मेजर से मुराद तकरीबन जो है वो मेजर आपकी बुक में बताए गए हैं 6 हैं जो 99% बनाते हैं। उसके बाद डिफाइन बायोम एंड गिव एग्जांपल इसकी।
इसकी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक पर मौजूद नहीं है, जो कि आपको देनी पड़ेगी। डेफिनेशन इसकी मौजूद है। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आप ग्रासलैंड लिख सकते हैं, इकोसिस्टम, कॉनिफरस डेजर्ट लिख सकते हैं आप। उसके बाद फाइलेटिक लिनिज एंड गिव एग्जांपल। फाइलेटिक लिनिज का लफ्जी मतलब है शजरा नस्ब। अच्छा, उसके बाद जो है डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड एंड गिव एग्जांपल। बायोलॉजिकल मेथड की भी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक पर मौजूद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजिकल मेथड जो है बेसिकली वो साइंटिफिक मेथड होता है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। दैट साइंटिफिक मेथड इन विच वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आप देंगे तो इसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो आप समझ लें कि कोई भी बायोलॉजिकल मेथड आप चूज़ कर लें, जिस तरह के जो है वो ये वाला बायोलॉजिकल मेथड आप चूज़ कर लें, ऑब्जर्वेशन वाला, हाइपोथेसिस, उसके बाद जो है वो थ्योरी, लॉ वाला, क्योंकि एक प्रॉपर मेथड है। उसके बाद डिफाइन हाइपोथेसिस एंड गिव एग्जांपल। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको बुक पर मिल जाएगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। रहा सवाल एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल आप इसकी 9th क्लास वाली एग्जैक्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो एक्सप्लेन आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल इसकी 9th क्लास में लिखी थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। वहाँ पे इतना ही इनफ था 9th क्लास में, लेकिन अब चूंकि फर्स्ट ईयर है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2-3 लाइनों का। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या होती है जी? इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इसकी एग्जांपल आपकी बुक पर मौजूद है। और इंडक्टिव रीजनिंग से मुराद क्या है जी? स्पेसिफिक टू जनरल। इसकी एग्जांपल भी आपकी बुक पर मौजूद है। थ्योरी और लॉ में फ़र्क, इन दोनों की याद रखिएगा। एग्जांपल्स बुक पर मौजूद नहीं है तो वो आपको एग्जैक्ट 9th क्लास वाली ही लिखनी होगी। थ्योरी से मुराद क्या है जी? बड़ी आसान, सेल थ्योरी। लॉ से मुराद क्या है? बायो के अंदर याद रखिएगा लॉ बड़े थोड़े हैं, जिनमें जो है वो दो लॉ बड़े मशहूर हैं। मैंडल्स लॉ आप लिख सकते हैं, मैंडल के 2 लॉ हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो ये आप लिख सकते हैं मैंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देन आपके पास डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। डेफिनेट शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास, डिफाइन आईडीएम। व्हाट इज़ आईडीएम? आईडीएम से मुराद है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इससे क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन चैप्टर पेज नंबर 11 पर मौजूद है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि ये आईडीएम जो है ये प्लांट्स के लिए भी हो सकता है और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए जी, इससे थोड़ा सा आगे तो आपके पास मौजूद है बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड गिव एग्जांपल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन भी बुक पर मौजूद है, चैप्टर पेज नंबर 11 पर ही, और इसके नीचे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, एफिड अटैक वाली। उसके बाद जो है वो व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉस्चराइजेशन बेसिकली वो मेथड है जिसके अंदर जो है हम, ये बेसिकली स्पेसिफिक जो ये किया गया था, इसको जो डिस्कवर किया गया था वो दूध के बॉयल करने के हवाले से किया गया था। और ये मेथड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये लुईस पास्चर ने निकाला था, उसी के नाम पे इसको पास्चराइजेशन का नाम दिया गया। इस तरीक़ेकार के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। और उसने बताया कि इस तरीक़ाकार के अंदर जो है वो मिल्क को जो है वो हीट किया जाता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 20 सेकंड के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। याद रखिएगा, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करना हमारा पर्पज़ है। सॉरी, पेज में आगे नहीं कर सका। अच्छा, इसके आगे जो है वो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। डिफाइन वैक्सीनेशन एंड गिव एग्जांपल।
तो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इंजेक्शन और इंक्यूबेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू एनहेंस द इम्यून सिस्टम, यानी कि वो वाला मेथड, दैट मेथड इन विच वी इंट्रोड्यूस और इंजेक्ट द वैक्सीन इनटू बॉडी बाय एनहेंस द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। जो आजकल आपको पता है कोरोना डेज चल रहे हैं और वैक्सीनेशन हो रही है, तो इससे मुराद क्या है कि फ्यूचर के लिए आपको जो है वो आपकी बॉडी को इम्यून कर देना, उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ की अमाउंट एक्सेस कर देना ताकि वो किसी भी वायरस के साथ लड़ सके। और याद रखिए कि एक बहुत अहम बात, वैक्सीनेशन हमेशा वायरल डिजीज़ की जाती है, बैक्टीरियल डिजीज़ की वैक्सीनेशन नहीं की जाती। उसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं, वैक्सीन नहीं यूज़ करते। और इसकी एग्जांपल जो है वो आजकल आप दे सकते हैं, कोरोना वायरस वाली दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, वरना आप जो आपकी बुक पर मौजूद है काउ पॉक्स वाली दे सकते हैं। और आप इसका मतलब भी बता दीजिएगा अगर आपको 2 नंबर का सवाल आए कि वैक्सीनेशन का जो लफ्ज़ है ये वैका से निकला है, जिसका मतलब है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काउ। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी से क्या मुराद और कीमोथेरेपी से क्या मुराद है? तो इसकी डेफिनेशंस आपकी बुक पर मौजूद है कि कैंसरस पार्ट जो है इसको एक्सपोज किया जाता है कुछ वक्त के लिए रेडिएशंस के सामने, वेव्स के सामने, जिसकी वजह से वो आपका कैंसरस पार्ट, जो कैंसर के जो मौजूद जो टिश्यूज़ होते हैं उनको वेस्ट किया जाता है, उनको किल किया जाता है। ये रेडियोथेरेपी का है। और कीमोथेरेपी से क्या मुराद है जी? एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं ये, जो कि पेशेंट के मखसूस स्पेसिफिक पार्ट पे जहाँ पे वो कैंसर होता है उस पर किल किया, उस पर जो है ना वो गिराए जाते हैं, वो जो है वो केमिकल्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना वो कैंसरस पार्ट जो है उसका जो कैंसर टिश्यू है उनको किल किया जाता है ताकि मज़ीद आगे ना फैल सके। बुक पर डेफिनेशन इसकी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका सवाल आ गया कि जी डिफाइन जीन थेरेपी एंड गिव एग्जांपल। तो जीन थेरेपी की भी डेफिनेशन आपकी बुक पर मौजूद है कि एक नॉर्मल जीन जो है वो लिया जाता है और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है उस पेशेंट की बॉडी के अंदर, जिस पेशेंट को हमने जो है वो ठीक करना होता है, यानी कि जिसके अंदर अब नॉर्मल जीन होते हैं उसको नॉर्मल जीन के साथ जो है वो समझ लें चेंज किया जाता है, और ये बोन मैरो सेल्स के थ्रू होता है। अब इसकी स्पेसिफिक रीज़न है कि ये बोन मैरो सेल्स के थ्रू क्यों होता है, क्योंकि बोन मैरो सेल्स के अंदर जो है वो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, और स्टेम सेल्स जो है इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये हमेशा जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे रहते हैं, कभी भी जो है ये मैच्योर नहीं होते, ये हमेशा डेवलपिंग स्टेज पे रहते हैं, ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, जिसके नतीजे में जो नॉर्मल जीन है वो बार बार डिवाइड होता रहेगा और नॉर्मल जीन की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डिफेक्टिव जीन, और नॉर्मल जीन जो है फिर वो अपना कंट्रोल कर लेगा। तो ये बोन मैरो बेसिकली, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है और जीन थेरेपी भी कहा जाता है। ये जीन्स की चेंजिंग है। ये समझ लें आपके थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स के लिए किया जाता है इसका इस तरह का इलाज। उसके बाद डिफाइन क्लोनिंग एंड क्लोन। क्लोनिंग क्या चीज़ है और क्लोन क्या है? क्लोनिंग वो वाली टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो हम अपनी मर्ज़ी के जीन्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आजकल मूवीज़ में भी आया भाई कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के आपने जीन्स लिए और उसकी आपने वो एक या ब्लड ड्रॉप लिया, उसको आपने जो है वो डेवलप कराया, डेवलप करवाने के बाद आपने जो है उससे एक नया एक जानदार बना लिया, क्लोन बना लिया। इसकी बड़ी जो है वो एग्जांपल मौजूद है आपकी 10th क्लास के अंदर, डॉली शीप की। सबसे पहले क्लोनिंग जो उसकी की गई तो उसका एक क्लोन बनाया गया था। क्लोन बेसिकली क्या है? क्लोन एक सेल और इंडिविजुअल है जो कि एसेक्सुअली मेथड से बनता है। एसेक्सुअल मेथड वो वाला मेथड है जिसके अंदर दो जो है वो मेल और फीमेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल और फीमेल जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे एसेक्सुअल मेथड कहा जाता है। तो लिहाजा क्लोन जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है। और याद रखिएगा कि क्लोन जो है वो जितने भी होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, उनके अंदर कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होगा, वो सारे के सारे सेम होंगे। अगर किसी एक में भी बीमारी आएगी तो समझ लें सब के अंदर बीमारी आ जाएगी। इसका ये नुकसान भी है एक। आगे जी डिफाइन बायो रेमिडिएशन एंड गिव एग्जाम्पल। जी बायो रेमिडिएशन क्या है और इसकी एग्जाम्पल दें। बायो रेमिडिएशन ये रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी जिंदा जानदारों को या जिंदा जानदार को इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए।
इसे कहते हैं जी बायो रेमेडिएशन। याद रखिएगा, अब इसकी एग्जाम्पल बुक पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एलजी रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। ये इसकी एग्जाम्पल है कि एलजी जो है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है पोल्यूशन को हैवी मेटल्स की एब्जॉर्ब करके बाय बायो एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एलजी के अंदर ये पावर है, ये जिस भी चीज़ पर अपन एंजाइम्स इंड्यूस करती है वहाँ से एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, तो ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। अच्छा, इसके बाद ये टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये वो वाली टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं पहले वाले प्लांट से, यानी कि जो हमारे पास टिश्यू मौजूद है इससे हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेफिनेशन भी आपकी बुक पर मौजूद है। इससे मुराद ये है कि एक प्लांट है हमारे पास, इसके सेल्स के अंदर जो है हम कोई दूसरा जो है वो डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दें। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स, यानी कि इसको जो है वो समझ लें हमारे पास प्लांट मौजूद है, इसके अंदर हमने किसी दूसरे प्लांट्स के डीएनए ऐड कर दिए, तो ये अब ट्रांसजेनिक हो गया। नाम से आपको जाहिर होगा, ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना, जेनिक से मुराद जीन्स को। डिफाइन फॉसल्स एंड गिव एग्जाम्पल। जी फॉसल से क्या मुराद है, तो फॉसल से मुराद है कि रिमेनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ रॉक्स और बॉटम ऑफ सी, यानी जो मुर्दा जानदार है, रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो कि हमें रॉक सरफेस पे मिलते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसल्स। और इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। डिफाइन एड्स एंड हाउ इट्स स्प्रेड। एड्स क्या है जी, एड्स बेसिकली ये एब्रीविएशन है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। और ये फैलती कैसे है जी, ये फैलती है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, कॉन्टैमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलती है। ये याद रखिएगा, ऐसा बंदा जिसको एड्स है बीमारी, अगर उसका ब्लड, उसने फॉर एग्जांपल ब्लेड यूज़ किया और यूज़ करके रख दिया, उसका ब्लड उस ब्लेड पर लगा रह गया, थोड़ा सा भी रह गया, अगरचे उसने धो भी दिया, फिर भी वो जो एड्स के वायरस है उस ब्लेड पर रह जाएंगे। वो कोई और दूसरा उसको यूज़ करेगा, अगर उसको भी टक लगा तो डेफिनेटली ये वायरस उस दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसको भी एड्स हो जाएगी। तो ये ऐसी बीमारी है जी जो अभी तक ला इलाज है, इसका इलाज नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है और इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ इसलिए कहा जाता है कि इस बीमारी के होने की वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि इसके ऊपर हर दूसरी तीसरी बीमारी बआसानी असर कर सकती है, इसलिए अभी तक ये ला इलाज है। कि जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बना के आपको इनको डिफाइन भी कर दिया। अगर किसी की ना समझ आए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और वेरी सून नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।